Good morning, friends. Today we will study class 10th first chapter history. Glorious India from the beginning to 1206 AD. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर सोर्स ऑफ हिस्ट्री की बात करेंगे, फिर उसके बाद में महाजनपद पीरियड के बारे में स्टडी करेंगे। तो हम पहले इसके बारे में बेसिक नॉलेज जान लेते हैं। व्हाट आर द सोर्सेस, कि सोर्सेस क्या है, कि हिस्ट्री के अंदर सोर्सेस सबसे इंपॉर्टेंट है। बिना सोर्सेस के हम पता नहीं लगा सकते कि कौन सी चीज़ किस टाइम पीरियड की है। ये हमें सोर्स से ही पता चलता है कि कौन सी डायनेस्टी की ये थिंग्स है और ये किस डायनेस्टी से रिलेटेड है। द क्लू एंड एविडेंस डेट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट ऑफ पास्ट टाइम, यानी पास्ट में होने वाले जितने भी इवेंट्स हैं उनके बारे में जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो किससे मिलती है? क्लू एंड एविडेंस से ही मिलती है। इन्हीं क्लूज और एविडेंस को हम क्या कहते हैं? सोर्सेस कहते हैं। फर्स्ट, अब हम देखते हैं कि सोर्सेस कितने टाइप के हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ द सोर्सेस। इंडियन सोर्सेस को कितने टाइप में बताया गया है? टू टाइप में। फर्स्ट है लिटरेरी सोर्सेस, सेकंड है आर्कोलॉजिकल सोर्सेस। अब लिटरेरी सोर्सेस के अगर हम बात करते हैं तो लिटरेरी सोर्सेस किससे कहते हैं? तो सबसे पहले हम जानेंगे लिटरेरी सोर्सेस का मतलब है ऑल रिटन रिकॉर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट और रिकॉर्डिंग क्रिएट इन द पास्ट, यानी पास्ट में लिखे हुए जितने भी हमारे पास में डॉक्यूमेंट के रूप में जो सोर्सेज है उन्हीं को हमने क्या माना है? लिटरेरी सोर्सेस माना है। अब लिटरेरी सोर्सेस के कितने टाइप के होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिटरेरी सोर्सेज। फर्स्ट इज रिलीजियस, सेकंड इज ए सेकुलर लिटरेचर। रिलीजियस लिटरेचर के अंदर क्या आते हैं? जो भी रिलीजियस से रिलेटेड है, यानी रिलीजियस से रिलेटेड जो भी बातें उसमें लिखी हुई है, जो लिटरेचर है, उनको हमने क्या माना है? रिलीजियस लिटरेचर माना है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं वेदास। ये सब जानते हैं कि वेद कितने प्रकार के, हम सब ने इन्होंने बहुत स्टडी भी करी है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद, ये 4 प्रकार के वेद हैं जिनमें पूरे वैदिक डायनेस्टी के बारे में, ये वैदिक कल्चर के बारे में पूरा लिखा हुआ है। फिर सेकंड हम आते हैं त्रिपिटक इज द बुद्धिस्ट। त्रिपिटक इज बुद्धिस्ट हॉली बुक। इसमें बुद्धिस्ट रिलीजियस के बारे में लिखा हुआ है। थर्ड है हमारे पास में अंगद, इसमें जैन रिलीजियस के बारे में लिखा हुआ है। फोर्थ है हमारा एपिक्स, जिसमें रामायण और महाभारत के बारे में लिखा हुआ है। इस तरीके से हम इस रिलीजियस लिटरेचर से हमें इनके बारे में पता चलता है। वेद के बारे में पता चलता है, त्रिपिटक के बारे में पता चलता है, अंगद के बारे में पता चलता है और एपिक्स के भी बारे में पता चलता है कि ये किस रिलीजियस पर राइट हुई है। अब सेकंड हमारे पास में आता है सेकुलर लिटरेचर। अब सेकुलर लिटरेचर किससे कहते हैं? सेकुलर लिटरेचर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड है? सेकुलर लिटरेचर के अंदर आती है बायोग्राफीज। किसी की अगर बायोग्राफीज लिखी हुई है वो सेकुलर में आएगी। पॉइंट्स लिखी हुई है वो भी सेकुलर में आएगी। ड्रामास भी सेकुलर में आएंगे। क्रॉनिकल्स, यानी जितने भी ऐतिहासिक, क्रॉनिकल्स का मतलब है ऐतिहासिक चीज़ें, इतिहास की लिखी हुई जो भी ऐतिहासिक जो चीज़ें हैं रिमेंस, वो सब किस में आती है? सेकुलर लिटरेचर में आती है। फिर है ट्रेवलिजियस का मतलब ट्रेवलिजियस यानी जो भी यात्री वगैरह जो भी जैसे कि एग्जांपल अगर हम ले लें, फॉर एग्जांपल फायान और ह्वेनसांग, ये अभी इंडिया में आए थे और इन्होंने यहाँ पर आकर के इंडिया के बारे में बहुत कुछ लिखा है। इंडिया के ऊपर एक बुक लिखी है, उनको हमने क्या माना है? सेकुलर लिटरेचर में ही माना है। आगे हम बात करते हैं। देखो यहाँ पर लिटरेरी सोर्सेज के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं चित्र में, आप उसको देखकर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। जैसे मुद्राक्ष, अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, मालवीय का अग्निमित्रम, महाभाष्य, रघुवंशम, कालिदास की लिखी हुई रघुवंशम, अर्थशास्त्र कौटिल्य की लिखी हुई है। यहाँ पर इसी तरीके से ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये सारे के सारे, रामायण, महाभारत, अंगास, त्रिपिटक, बुद्धिस्ट, ये सारी लिटरेचर क्या है? हमें लिटरेरी सोर्सेज के बारे में बताती है। इस बुक से हमें पता चलता है कि कौन कौन से लिटरेरी सोर्सेज के पार्ट है। अब आगे हम देखते हैं सेकंड, नेक्स्ट आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। अब आर्कोलॉजिकल सोर्सेज की हम बात करते हैं। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज होता क्या है? आर्कोलॉजिकल सोर्सेज आर बेसिकली मटेरियल एविडेंस। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज क्या है? बेसिकली मटेरियल एविडेंस है जो हमें किसके बारे में, जैसे हिस्टोरिकल बिल्डिंग, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, अदर रिमेंस है। जितने भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, कॉइन्स है, इंस्क्रिप्शन है, ये अदर्स रिमेंस जो भी चीज़ें जो उनसे हमें
जितनी भी इम्पोर्टेंट्स डिटेल या इंफॉर्मेशन मिलती है जिससे एक पर्टिकुलर टाइम का पता चलता है कि ये किस टाइम के हैं, तो वो किस में आते हैं, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मिस्र का पिरामिड या इजिप्ट पिरामिड्स, ये रिमेन्स ऑफ द बिल्डिंग, नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ये हमें बताती है कि कौन कौन से टाइम के हैं। जैसे कॉइन से भी हमें पता चलता है कि किस डायनेस्टी के कॉइन से, क्योंकि उस डायनेस्टी के किंग के उसमें पिक्चर लगी हुई होती है या फिर उस पर डायनेस्टी का नेम राइट हुआ होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें इसके बारे में बताती है। अब एग्जांपल से हम समझ लेते हैं इनको और भी बेटर तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल मोनूमेंट्स में क्या क्या होते हैं, जैसे ओल्ड बिल्डिंग, जितनी भी ओल्ड बिल्डिंग्स है वो सारी की सारी मोनूमेंट्स में आती है। टेम्पल्स आते हैं, टूम्स आते हैं, फोर्ट्स आते हैं और प्लेसेस आते हैं। ये सारे के सारे किस में आते हैं, ये आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में आते हैं। कैव्स, अब कैव्स के अंदर देखा होगा, कैव्स के अंदर जो पेंटिंग है वो सब की सब किस में आती है, आर्कोलॉजिकल। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं अजंता केव, अजंता केव। अब अजंता केव्स के अंदर जितनी भी जो भी पेंटिंग वगैरह जिस तरीके से उस पर लिखी हुई है, हमें पता चलता है कि ये किस टाइम पीरियड की है और किस पर लिखी हुई है। ये भी आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर आती है। फिर हम बात करें इंस्क्रिप्शन ऑन हार्ड सरफेस लाइक रॉक, पिलर, टेम्पल वॉल्स, मेटल्स। यानी जो रॉक होती थी पहले के टाइम पे, लोग क्या करते थे कि पेपर वगैरह पर न लिख करके किसी हार्ड सरफेस पर राइट करवाते थे। जैसे किसी रॉक्स पर राइट करवा दिया, पिलर्स पर राइट कर दिया, टेम्पल वॉल्स पे, मेटल प्लेट्स पे राइट करवा देते। क्यों? क्योंकि पेपर तो एक दिन ख़त्म भी हो सकता है, फट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये चीज़ें कभी भी ख़राब नहीं होने वाली थी। तो इन चीज़ों पर क्या करते थे वो लोग, अपनी हिस्ट्री को इन पर राइट करवा देते थे। तो इन्हीं चीज़ों को क्या कहा गया है, इंस्क्रिप्शन। अब न्यूमिस्टिक्स का मतलब है द स्टडी ऑफ कॉइन्स, यानी कॉइन्स के लिए जो भी कॉइन्स की हम स्टडी करते हैं उसको हमने क्या माना है, न्यूमिस्टिक्स माना है। अब एपिग्राफी क्या होती है, द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, यानी इंस्क्रिप्शन की अगर हम स्टडी करते हैं, जैसे कि कोई रॉक्स है या पिलर है, टेम्पल वॉल से, अगर इन सब की अगर हम स्टडी कर रहे हैं, उन्हीं को हमने उनको क्या कहा है, एपिग्राफी कहा है। नेक्स्ट अब आते हैं हम हमारे चैप्टर। अब तक हमने बेसिक नॉलेज पढ़ा। बेसिक नॉलेज में हमने समझ लिया कि सोर्सेज क्या है, क्योंकि सोर्सेज से ही हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। आगे अब हम बुक पर आते हैं। हम बुक में यहाँ पर बुक के बारे में अब स्टडी करेंगे। इन अर्लियर टाइम इंडिया वॉज कॉल्ड विश्व गुरु। अगर हम एंशिएंट टाइम की बात करेंगे तो इंडिया को क्या कहा जाता था, विश्व गुरु कहा जाता था। और सेकंड द गोल्डन बर्ड्स। ये दोनों क्यों कहा जाता था? विश्व गुरु का मतलब है यहाँ पर वर्ल्ड टीचर क्यों कहा गया है? क्योंकि हमने दुनिया को बहुत कुछ सिखाया है, वर्ल्ड को बहुत कुछ सिखाया इंडिया ने। यहाँ पर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ थी जिसपे लोग फॉरेन से बहुत से लोग पढ़ने के लिए आते थे, यहाँ पर एजुकेशन लेने के लिए आते थे। उनमें नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। तो ये हमें बताती है कि हमें कितने हमारे पास में नॉलेज थी। फिर यहाँ पर वेदास के अंदर लिखी हुई चीज़ें वो भी दुनिया को बहुत कुछ सिखाया है। तो ये सारी चीज़ें हमें विश्व गुरु बनाती थी। अब सेकंड जब हम बात करते हैं द गोल्डन बर्ड क्यों कहा है? गोल्डन बर्ड के पीछे रीज़न है कि इंडिया का जो ट्रेडिंग सिस्टम था, इंडिया की जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी वो काफ़ी क्या थी, बेटर थी। इकोनॉमिकल कंडीशन इंडिया की बहुत ही बेटर थी, है ना। इसलिए इंडिया एक्सपोर्ट ज़्यादा करता था ना कि इंपोर्ट। और इंडिया की इसी एक्सपोर्ट की वजह से क्या होगा, जो जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा, जो जितने ज़्यादा सेल करेगा, माल को बाहर भेजेगा, तो क्या होगा, उसकी इनकम भी उतनी अच्छी होगी, कंडीशन भी उतनी अच्छी होगी, उसके बाद पैसे भी उतने ज़्यादा ही होंगे। तो वही चीज़ थी इंडिया के पास में भी इसी तरीके से बहुत ज़बरदस्त है। उस टाइम पर इंडिया स्पाइसेस में पूरे इंडिया के स्पाइसेस की पूरे वर्ल्ड के अंदर डिमांड थी, क्लोथ्स की बहुत ज़बरदस्त डिमांड थी। तो ये सारी चीज़ों के कारण क्या हुआ, इंडिया फेमस हो गया और इंडिया का ट्रेडिंग सिस्टम बहुत ज़बरदस्त था। उसी के कारण इंडिया को क्या कहा गया, द गोल्डन बर्ड कहा गया है। अब इंडिया वसुधैव कुटुंबकम। अब इंडिया यहाँ पर एक थॉट को अपनाता था। इंडिया क्या मानता था कि पूरा जो वर्ल्ड है वो एक परिवार के समान है, वो पूरा वर्ल्ड को अपना एक परिवार मानता था। फिर दोज ओवरसीज रीजन वर कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस बाय इंडिया वर नोन एज ए द्वीपांतर। अब द्वीपांतर किसे कहते हैं? अगर हम द्वीपांतर की बात करेंगे ना, तो द्वीपांतर किसे कहते हैं,
ओवरसीज का मतलब हो गया जैसे ये हमारा इंडिया है, ये हमारा इंडिया है, तो यहाँ पर जितने भी जो रीजन्स हुए हैं इसके आसपास के जो एरिया है, यानी ये समुद्र यहाँ पर आ गया, ये समुद्र इधर आ गया, तो यहाँ से जो आसपास के जितने भी एरिया इधर की तरफ यहाँ पे जितने भी आइलैंड वगैरह जो भी कंट्री से जो भी जहाँ तक इंडिया का रूल्स था वो सब की सब चीज़ें, वो सारे के सारे एरियाज, वो सारे के सारे रीजन्स क्या कहलाए, इंडिया के द्वीपांतर कहलाए हैं। इंडिया उनको द्वीपांतर कहते थे। अब यहाँ पर द्वीपांतर हो गया। फिर इंडिया, अब इंडिया का व्यापार, इंडिया कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था, इंडियन मलेशिया तक पहुँच चुके थे, ऑस्ट्रेलिया पहुँच चुके थे, इंडोनेशिया, बर्नियो, जापान एंड अदर प्लेस तक, यहाँ तक इंडिया पावरफुल शिप तक जा चुके थे और वहाँ पर अपना पॉलिटिकल और कल्चर एम्पायर भी स्टेबलाइज कर लिया था इंडिया ने। अब इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, ये किस टाइम के थे, ये महाभारत के टाइम पे, ये किसके प्रेवलेंट थे, महाभारत के टाइम के ही प्रेवलेंट है। अब वेदास की बात करेंगे तो वेदास को क्या कहा गया है, स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज कहा गया है। वर्ल्ड का स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज क्यों कहा गया है कि वर्ल्ड के जितने भी जो भी इम्पोर्टेंट नॉलेज थी, जो सारा ज्ञान था वो वेद के अंदर लिखा हुआ था, इसलिए वेद को क्या माना गया है, यहाँ पर स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज माना गया है। द डेवलपमेंट एंड इन्वेंशन ऑफ आयरन चेंज द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल एंड मेड देयर सेटलमेंट। जब आयरन का इन्वेंशन हुआ और डेवलपमेंट हुआ तो क्या हुआ, लोगों की लाइफ स्टाइल बदल गई और उन्होंने अपने सेटलमेंट भी बदल, रहने के स्टाइल बदल गए, उनके लाइफ स्टाइल बदल गए और वो एक तरीके से सेटल हो चुके थे। तो जब सेटल होंगे तो क्या होगा, फिर और भी चीज़ें डेवलप होगी। सेटल होने के साथ साथ में जैसे एग्रीकल्चर भी डेवलपमेंट होने लगे, इंडस्ट्री भी डेवलप होने लगे, ट्रेड वगैरह, कॉमर्स वगैरह, ये सब डेवलप होने लगे, तो क्या होगा, ओल्ड ट्राइब सिस्टम है ना एंड स्मॉल जनपद वर रिप्लेस बाय लार्ज जनपद। हमने देखा होगा कि जैसे छोटे छोटे गांव होते हैं, जब वो डेवलप होने लगते हैं तो वो धीमी धीमी किस में कन्वर्ट होने लगते हैं, जब कन्वर्ट होने लगते हैं तो वो धीरे से सिटी से फिर विलेज से फिर सिटी बनते हैं, सिटी से फिर एक अर्बन एरिया बन जाते हैं। तो इसी तरीके से क्या हुआ कि पहले के टाइम पे जो ओल्ड ट्राइबल सिस्टम था, ये स्मॉल जनपद थे, वो धीमी धीमी किस में, लार्ज जनपद में कन्वर्ट हो चुके थे। फिर 16th सेंचुरी आते आते ये जनपद अब किस में चेंजेस हो चुके थे, महाजनपद के अंदर चेंजेस हो चुके थे। अब आगे देखते हैं हम महाजनपद पीरियड। अब महाजनपद पीरियड जो हमारा था वो कब से कब तक चला, 600 BC से लेकर के 345 BC तक महाजनपद पीरियड चला, ये टाइमिंग था। अब ड्यूरिंग 16th सेंचुरी आते आते क्या हुआ था, 16 महाजनपद बन चुके थे और ये हमें किस में देखने को मिलता है, हमें किस में लिखा हुआ है, ये अंगुत्तर निकाय में लिखा हुआ है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तर निकाय में, कि इंडिया के अंदर कितने जनपद थे, 16 महाजनपद। किस सेंचुरी तक, 6th सेंचुरी तक। अब इम्पोर्टेंट महाजनपद कौन कौन से हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे, बाकी सब और भी 16 थे लेकिन इम्पोर्टेंट यही थे मोस्टली जो हमने इसमें से निकाला है, मगध, वध, कौशल और मत्स्य। अब इनकी राजधानी क्या थी, मगध की राजधानी थी राजगृह, वत्स की राजधानी कौशंबी और कौशल की राजधानी थी अयोध्या और मत्स्य की राजधानी क्या थी, विराटनगर, ये इनकी कैपिटल थी। आगे हम बात करेंगे तो ये देखो हम यहाँ पर आपको 16 जनपद के बारे में बता देते हैं कौन कौन से ये 16 जनपद है। जैसे यहाँ पर आपको कौशला ये मिल गया, इधर ये मगध मिल गया, सबसे मेन जो जनपद है मगध ये मिल गया यहाँ पर। तो इस तरीके से पूरे मैप में बता रखा है आपको कि 16 जनपद कहाँ कहाँ थी, हर एक 16 जनपद का इसमें बताया गया। हमारे राजस्थान के अंदर कितनी महाजनपद के बारे में बताया गया है, 2 महाजनपद थे, एक तो सुरसेन और एक मत्स्य। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो इसी तरीके से ये 16 महाजनपद है, आप मैप में भी देख सकते हो, हर एक जनपद का एरिया इसमें बताया हुआ है। आगे 2 टाइप स्टेट इन महाजनपद। महाजनपद पीरियड के अंदर 2 टाइप की स्टेट हुआ करती थी। कौन कौन सी, एक तो मोनार्की, दूसरी रिपब्लिक। मोनार्की इसका मतलब क्या होता है, जहाँ पर ओनली ओन कौन होता है, किंग होता है, किंग का बेटा ही किंग होगा और यहाँ पर किंग के द्वारा ही रूलिंग सिस्टम होगा, पब्लिक के द्वारा नहीं।
तो यहाँ इसी चीज़ को क्या कहा गया है, मोनार्की कहा गया है। इसके अंदर ओनली ऑन सेंट्रलाइजेशन पावर का किसके पास में होता है, वो किंग के हाथों में ही होता है। यहाँ पर मोनार्की यही चीज़ है। अब फिर है रिपब्लिक। रिपब्लिक की अगर हम बात करेंगे तो रिपब्लिक की अगर हम बात करते हैं, रिपब्लिक की अगर हम बात करते हैं तो रिपब्लिक में क्या होता था कि यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव ही किंग को इलेक्टेड करते थे। जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स होते थे वो क्या करते थे, वो किंग को इलेक्टेड करते थे कि ये ही हमारा किंग होगा। यहाँ पर किंग को इलेक्टेड किया जाता था किसके द्वारा, रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स के द्वारा। अब ये रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स कौन कौन से होते हैं वो हम स्टडी करेंगे, आगे देखते हैं कि ये रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स कौन कौन से होते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं मोनार्कीज और रिपब्लिक्स कौन कौन से जनपद है। इनमें मगध महाजनपद में भी मोनार्की सिस्टम था, वास्ती के अंदर मोनार्की, कौशल के अंदर मोनार्की, अवंती के अंदर मोनार्की। इधर रिपब्लिक किस महाजनपद में था, शक्यास, मल्लास, लिच्छवीस, विदेशास यानी मिथिला, वैशाली, पवा और कपिलवास्तु। यानी कपिलवास्तु के जो शक्यास थे वहाँ पर भी क्या थे, रिपब्लिक सिस्टम था। और मल्लास, पवास और मल्लास यहाँ भी क्या था कि रिपब्लिक सिस्टम था। लिच्छवी और वैशाली के लिच्छवीस में भी क्या था, रिपब्लिक था। इधर मिथिला के विदेशिस में भी क्या था, रिपब्लिक महाजनपद था। अब यहाँ पर हम बात करते हैं राजस्थान कि राजस्थान के अंदर कितने जनपद हैं। राजस्थान के अंदर अगर हम बात करेंगे तो राजस्थान के अंदर 2 महाजनपद है और ये 2 छोटे छोटे जनपद थे। ये जनपद है और ये भी क्या है, जनपद, ये जनपद है। बाकी और क्या है, महाजनपद कौन कौन से हैं, एक तो मत्स्य और एक सुरसेन, ये 2 महाजनपद, और जांगल और शिवी ये जनपद है। अब हम देखते हैं सबसे पहले जांगल जनपद के बारे में कि जांगल जनपद। अब जांगल जनपद की अगर हम बात करें तो इन महाभारत के परेड में प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट जो बीकानेर और जोधपुर है वही क्या कहलाती थी, जांगल देश कहलाती थी। यानी जांगल देश किसको कहते थे महाभारत के टाइम पर, बीकानेर और जोधपुर के एरिया को, इन जगहों को क्या किस नाम से जाना जाता था, जांगल देश के नाम से जाना जाता था महाभारत के टाइम पर। अब अचित्रपुर ये क्या है, कैपिटल थी, किसकी कैपिटल थी, जांगल। ये कैपिटल थी, किसकी कैपिटल थी, जांगल जनपद की कैपिटल थी। अगर हम प्रेजेंटली बात करें तो प्रेजेंटली ये कहाँ पर है, नागौर सब जानते हैं नागौर कहाँ पर है, राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट नागौर। तो वहाँ पर एट प्रेजेंट में ये अचित्रपुर है। अब किंग ऑफ बीकानेर, जो बीकानेर का किंग था वो इस जनपद का क्या होता था, ओनर होता था, और वो अपने आप को क्या कहलाता था, जांगलधर बादशाह कहलाता था। अपने आप को क्या कहता था, वो जांगलधर बादशाह कहता था। फिर है जय जांगलधर। ये जय जांगलधर जो हमें सिंबल है ना, ये भी किस में देखने के लिए मिला है, रॉयल सिंबल ऑफ बीकानेर स्टेट। जो बीकानेर का रॉयल सिंबल है उसमें हमें जय जांगलधर लिखा हुआ इंस्क्रिप्ट हुआ भी मिला हुआ है। आगे मत्स्य महाजनपद की बात करते हैं। द रीजन सराउंडिंग प्रेजेंट जयपुर। मत्स्य महाजनपद कहाँ तक फैला हुआ था, ये जयपुर तक फैला हुआ था। यानी जयपुर के जो रीजन्स हैं वही क्या कहलाते हैं, मत्स्य महाजनपद के रीजन। यहाँ तक मत्स्य महाजनपद कहाँ तक फैला हुआ था कि इल्स ऑफ चंबल एंड जांगल रीजन ऑफ सरस्वती। यानी जो ये एरिया था मत्स्य महाजनपद का, ये कहाँ तक फैला हुआ था, ये चंबल हिल से लेकर के जांगल रीजन ऑफ सरस्वती रिवर तक इसका एरिया पूरा का पूरा फैला हुआ था। अब इसमें कौन कौन से पार्ट इंक्लूड थे, अलवर का पार्ट भी इसमें इंक्लूड था, भरतपुर का पार्ट भी इसमें इंक्लूड था। यानी ये दोनों डिस्ट्रिक्टों के पार्ट भी किसमें, इन दोनों के पार्ट भी मत्स्य जनपद में इंक्लूड थे। विराटनगर क्या थी, प्रेजेंटली
नोन एज ए बेराट। विराट नगर इसकी कैपिटल थी, जो एट प्रेजेंट में किसके नाम से जानी जाती है, बेराट के नाम से जानी जाती है। वो मत्स्य जनपद की कैपिटल हुआ करती थी। अब इन द बिगिनिंग इट वाज ए पार्ट ऑफ छेदी स्टेट। बिगिनिंग में ये किसका पार्ट हुआ करता था, छेदी स्टेट का। बाद में ये क्या बन गया, किसका पार्ट बन गया, बाद में ये मगध एम्पायर का पार्ट बन गया। बिगिनिंग में किसका पार्ट था, छेदी स्टेट का, फिर उसके बाद में किसका पार्ट बन गया, मगध एम्पायर का पार्ट बन गया मत्स्य जनपद। इट वाज सिचुएटेड इन द मॉडर्न ब्रिज। अब सुरसेन महाजनपद, सुरसेन महाजनपद के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, सुरसेन महाजनपद ये एट प्रेजेंट कहाँ पर है, ये मॉडर्न ब्रिज रीजन, जो मॉडर्न ब्रिज रीजन है उस एरिया को ही हमने क्या माना था, सुरसेन महाजनपद। अब मथुरा, मथुरा क्या है, इसकी कैपिटल हुआ करती थी। मथुरा क्या थी, इसकी कैपिटल, ये मथुरा इसकी कैपिटल थी। अकॉर्डिंग द महाभारत, अकॉर्डिंग टू द महाभारत यादव, यहाँ पर महाभारत के अकॉर्डिंग अगर हम माने ना तो यहाँ पर कौन सी डायनेस्टी रूल करा करती थी, यादव डायनेस्टी, यानी यादव डायनेस्टी के लोग यहाँ पर रूलिंग करा करते थे। फिर अब इसमें कौन कौन से पार्ट इंक्लूड थे, कौन कौन से एरिया इसके अंदर आते थे प्रेजेंट के, जैसे भरतपुर का एरिया, धौलपुर का, अलवर का एंड करौली का। ये 3 मेजर पार्ट तो किसके थे, भरतपुर, धौलपुर एंड अलवर, और करौली का भी कुछ पार्ट इसमें आता था सुरसेन जनपद में। वासुदेव सन, वासुदेव का जो सन था लॉर्ड कृष्ण, जिसे हम भगवान कृष्ण के नाम से जानते हैं, आप सभी जानते हो, ब्रिजवासी। कौन, ब्रिजवासी कन्हैया, ये किसी के कहाँ के थे, ये भी इसी सुरसेन जनपद के ही थे। आगे हम देखते हैं शिवी जनपद, शिवी जनपद, शिवपुर वाज द कैपिटल ऑफ शिवी जनपद। शिवपुर किसकी कैपिटल हुआ करती थी, शिवी जनपद की कैपिटल थी, क्या थी, शिवपुर। एट प्रेजेंटली कहाँ पर है, एट प्रेजेंटली अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर, शोरकोट, पाकिस्तान में कहाँ पे, शोरकोट के अंदर शिवी। शिवी ट्राइब साउथर्न पंजाब मूव टू मेवाड़ रीजन। शिवी ट्राइब्स अब ये कहाँ थी, साउथर्न पंजाब में, और फिर ये मूव करती हुई कहाँ पर आ गई, मेवाड़ रीजन। मेवाड़ रीजन का मतलब आप समझते हैं, मेवाड़ रीजन कहाँ पर है, उदयपुर, उदयपुर का जो पूरा रीजन है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ वगैरह, ये जितने भी जो एरिया है मेवाड़ रीजन उसके अंदर आते हैं। उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़, ये सब के सब किसमें, मेवाड़ रीजन में ही आते हैं राजस्थान के। तो यहाँ पर शिवी ट्राइब्स पंजाब से होकर के कहाँ पर आ गई, मेवाड़ रीजन के अंदर आ चुकी थी। फिर नागारी, नागारी सिचुएटेड नियर चित्तौड़गढ़ वाज द कैपिटल ऑफ दिस जनपद। नागारी जो था, जो चित्तौड़गढ़ के पास में है, वो किसकी कैपिटल हुआ करती थी, वो भी इसी की ही कैपिटल बन गई बाद में। शिवी कॉइंस, शिवी कॉइंस में अगर हम देखते हैं तो शिवी कॉइंस हमें मेवाड़ के जो कई जगहों पर हमें शिवी कॉइंस खुदाई के अंदर मिले हैं। 5 केव एडिक्ट्स रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट हैव बीन एग्जीक्यूटेड फ्रॉम द प्लेस नियर मंदसौर। मंदसौर का मतलब कि यहाँ पर जो मंदसौर है ये एमपी के एक जगह है, वहाँ पर है मंदसौर। उस जगह पर खुदाई में हमें क्या मिले, 5 केव एडिक्ट्स मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये किस जनपद के हैं, शिवी जनपद के हैं, और किस में लिखे हुए हैं, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। इससे ये पता चलता है पूरे के पूरे कि यहाँ तक इनका रूलिंग सिस्टम था। यहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ महाजनपद। अब इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था वो भी हम देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथोरिटी वाज इन द हैंड ऑफ एरिस्टोक्रेटिक फैमिली। अब एरिस्टोक्रेटिक फैमिली कौन सी होती है, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली का मतलब है यहाँ पर जो रिच पर्सन है, यानी रिच फैमिली जो हुआ करती थी, जैसे कि अगर हम हिंदी में बोले जागीरदार या सामंत लोग जो होते थे वही लोग, यानी अगर सिंपली लैंग्वेज में हम देखें तो रिच फैमिली के मेंबर कौन होते थे, एरिस्टोक्रेटिक कहलाते थे। वो उनके हाथ में ही क्या थी, पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथोरिटी थी। वहाँ पर एक सभा थी जिसका नाम था संतघार सभा। संतघार सभा में क्या था, इसको हम क्या कहते थे, जनरल असेंबली भी कहते हैं। यहाँ पर एरिस्टोक्रेटिक फैमिली के मेंबर ही क्या होते थे, इस जनपद के रिप्रेजेंटेटिव होते थे, यानी इन्हीं में से क्या करा जाता था, किंग को
इलेक्टेड करा जाता था और यही मेंबर क्या करते थे, पूरा के पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को भी चलाने वाले यही लोग हुआ करते थे। These representative manage all the administrative affairs of संतकारा सभा, यानी पूरा का पूरा जो सिस्टम था उसको कौन मैनेजमेंट करते थे, ये सारे एरिस्टोक्रेटिक फैमिली के रिप्रेजेंटेटिव ही मैनेजमेंट करते थे संतकारा सभा के। अब द मेंबर्स कुड एक्सप्रेस देयर ओपिनियन ऑन स्पेसिफिक इश्यू, दिस वॉल कोड अनायु विरोध। देखो ये एग्जाम में आ सकता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज ए अनायु विरोध। अनायु विरोध जो कहा गया है, द मेंबर यानी कौन से मेंबर, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली के मेंबर, यानी संतकारा सभा के मेंबर, संतकार सभा के मेंबर क्या करते थे, स्पेसिफिक इश्यू पर अपनी ओपिनियन दे सकते थे। इसी को ही क्या कहते थे, अनायु विरोध कहते हैं। द टॉपिक ऑफ डिस्प्यूट वर वोटेड अपन, जो डिस्प्यूट वाले टॉपिक होते थे उन पर वोट डाल करके उनको सॉल्व करा जाता था। संतकार सभा, संतकार वाज द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जनपद। संतकार क्या थी, बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी इस जनपद की, यानी जिसको जो भी प्रॉब्लम होती थी वो कहाँ पर आके मिलेंगे, इस संतकार सभा में आकर के मिलेंगे। वहाँ पर सारे के सारे मेंबर्स रिप्रेजेंटेटिव मिल जाते थे। अब एक क्या कारण बना भाई, ये महाजनपद जब इतने अच्छे थे, इनके सिस्टम भी सही था, तो ऐसा क्या कारण बन गया है कि महाजनपद का डिक्लाइन हो गया। अब डिक्लाइन होने के क्या कारण थे इनके, कि म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी एक तो ये आपस में लड़ाई झगड़े करते रहते थे, इनमें झगड़े वगैरह चलते रहते थे, तो इस वजह से इसका डिक्लाइन हुआ। दूसरा क्या था कि फॉर्मेशन ऑफ सेवरल ग्रुप, यानी अलग अलग ग्रुप बन चुके थे। अब ये जो जनपद थे उनमें से क्या थे, अलग अलग ग्रुप बन गए, छोटे छोटे जनपद निकल चुके थे और भी, यानी धीमे धीमे वो डिवाइडेड हो चुके थे। तो डिवाइडेड होने के कारण भी ये हुआ। फिर और जो कारण बना इसका म्यूचुअल मिसअंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब यहाँ पर आपसी तालमेल नहीं बिठा सके, वो एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सके, एक दूसरे को समझ नहीं सके, तो इसी कारण से ये भी प्रॉब्लम इनमें होने लगी। जब समझते नहीं है आपस में एक दूसरे की, जब प्रॉब्लम को समझेंगे नहीं जब, तो फिर क्या होगी, प्रॉब्लम ही क्रिएट होगी, झगड़े होंगे, और झगड़े होंगे तो क्या होंगे, डिवाइड होंगे। तो वही चीज़ थी कि इसी तरीके से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के कारण क्या हो गया, इनका पतन भी होना डिक्लाइन होना भी ये स्टार्ट हो गया। अब एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी ऑफ कंटेम्प्रेरी मोनार्कीज, अब ये कहते हैं मोनार्की की तरह ही क्या करने लग गए थे, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। एक्सपेंशनिस्ट का मतलब है यहाँ पर कि फैलाओ, यानी कि ये अपने एरिया को और बढ़ाना चाहते थे। जैसे कि ये अगर ये भारत में थे तो ये क्या चाहते थे कि और जगह, यानी इसी जगह पर इधर भी चले जाए, इधर भी एरिया अपना बढ़ा ले, ये चारों तरफ अपना एरिया कवर करना चाहते थे और अपने एरिया को बढ़ाना चाहते थे। तो यही सारी चीज़ें इसके महाजनपद के डिक्लाइन के कारण बनी। ओके फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा वीडियो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम पढ़ेंगे मौर्य डायनेस्टी के बारे में।